नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर घिरे चुनाव आयोग की, मोदी सरकार पर मल्लिकार्जुन खड़गे के हमले की, लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। देखेंगे आरएसएस को लेकर क्या कहा कांग्रेस के दिग्गज नेता ने। नोटबंदी हत्यारों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। अरावली पर कैसे घिरी मोदी सरकार, जानेंगे कैसे उन्नाव मामले में सेंगर की बढ़ी मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी ताकत से कैसे घबराई बीजेपी। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर धोखा देने का लगाया आरोप, कहा शिवसेना ही कर सकती है महाराष्ट्र की सुरक्षा। उन्नाव पीड़िता और कुलदीप सेंगर के समर्थकों में हुई झड़प, दिल्ली के जंतर मंतर पर कर रहे थे प्रदर्शन, पीड़िता बोली गवाहों की सुरक्षा हटाई गई। एमपी के सतना में बीजेपी नेता पर शोषण का आरोप, बोला मेरा कुछ नहीं होगा, वीडियो वायरल होने के बाद हुआ अरेस्ट। बांग्लादेश पुलिस का दावा, हादी की जान लेने वाले भागे मेघालय, बांग्लादेश पुलिस बोली स्थानीय सहयोगियों की मदद से सीमा पार कर गए। मेघालय के डीजीपी ने बांग्लादेश पुलिस के दावों को बताया झूठा। मन की बात में पीएम मोदी ने 2025 की गिनाई उपलब्धियां, कहा ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना, अब हम नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने को तैयार। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में इस वक्त 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, लेकिन इसे लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे चुनाव आयोग ही सवालों में आ गया है। तो कैसे घिरता जा रहा है चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के 12 राज्यों में जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर शुरू कराने का ऐलान किया था, तब सवाल किया गया था कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया। 8 दिन पहले की ही बात है। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने वाले हमारे सॉफ्टवेयर में खामियां हैं, इसीलिए एसआईआर में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अपने जिस सॉफ्टवेयर को बेकार बता रहा था, जिस सॉफ्टवेयर की कमियां गिना रहा था, उसे सप्ताह भर बाद बिना किसी शोर शराबे के एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। इसके लिए उसने अपने ही बनाए नियमों को पहले हटा दिया, पूरी प्रक्रिया को कमजोर किया, और इसको लेकर शोर शराबा इसीलिए नहीं किया क्योंकि सॉफ्टवेयर पर सवाल उसके अंदर से ही उठ रहे थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सॉफ्टवेयर में खामियां हैं तो इसे किसके दबाव में चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी है। चुनाव आयोग अब डुप्लीकेट वोटरों को सॉफ्टवेयर के जरिए पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के अधिकारों को छीन लिया गया है। 4 महीने पहले बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीएलओ और ईआरओ के अधिकार बता रहे थे, सफाई दे रहे थे। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 17 अगस्त को उन्होंने कहा था, डुप्लीकेट वोटर का पता लगाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उनकी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए हमें बूथ स्तर और अन्य अधिकारियों पर निर्भर रहना होगा। डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। हम केवल दावे के आधार पर किसी का नाम नहीं हटा सकते। इसके लिए ईआरओ मौके पर जाएंगे, मतदाता के बारे में जानकारी जुटाएंगे। वोटर को जवाब देने के लिए कानूनी समय सीमा तय की गई है, उसे समय दिया जाएगा, पूरी जांच होगी, उसके बाद ईआरओ किसी वोटर का नाम काटने पर फैसला करेंगे। लेकिन अब ये काम ईआरओ की जगह मुख्य चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर कर रहा है। ईआरओ सिर्फ पोस्टमैन बनकर रह गए हैं, उनके नाम से वोटरों को नोटिस जारी हो रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बीच एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी जानकारी न तो वोटरों को है और न ही एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को। सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जब ईआरओ सॉफ्टवेयर पर लॉगिन करते हैं तो उनके सामने हजारों की संख्या में उन मतदाताओं के नाम आ रहे हैं जिन्हें नोटिस जारी करना है। ये काम ईआरओ का है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए जिस पर शायद चुनाव आयोग को भी भरोसा नहीं है। जिस सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग खराब बता रहा था, अब उसका ही चुपचाप इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के दबाव में हो रहा है। कांग्रेस तो पहले से ही बीजेपी पर संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे के आरोप लगाती आ ररही है, और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सीधे चुनौती भी दे दी है। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 1885 में एओ ह्यूम की बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 140 साल पूरे हो गए। इस मौके पर एआईसीसी कार्यालय में पार्टी दिग्गज एकजुट हुए। सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम पार्टी दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत में जन गण मन और वंदे मातरम गाया गया और तिरंगा भी फहराया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की। भाषण की शुरुआत में खड़गे ने कहा, मैं सभी कांग्रेस जनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आजादी के पहले कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप बनाया था वो हमारे संविधान का हिस्सा बना, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। खड़गे ने आगे कहा कि जो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूँ, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। खड़गे ने आगे कहा कि हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीबों के हकों से। हम सत्ता में ना हो लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद पर नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। कांग्रेस विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और कांग्रेस विचारधारा कभी मरती नहीं। खड़गे की इन बातों से साफ है कि स्थापना दिवस पर उन्होंने एक तरह से कांग्रेसियों में नया जोश फूंक दिया है, तो साथ ही बीजेपी को खुले तौर पर ललकारा भी है। अब पार्टी अध्यक्ष के इन हमलों का बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये देखना होगा। खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय ने उस पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने आरएसएस संगठन की ताकत की बात कही थी। तो क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने हालिया पोस्ट पर सफाई पेश की है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के एक साधारण कार्यकर्ता से पीएम बनने की बात पर बीजेपी और आरएसएस के संगठन की तारीफ की थी। इस पोस्ट के आते ही तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गईं। पूछा जाने लगा कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है। मामला बढ़ता देख दिग्विजय सिंह खुद सामने आए और उन्होंने इस पोस्ट पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस की विचारधारा का विरोधी हूं क्योंकि वो संविधान और कानून को पूरी तरह नहीं मानते, लेकिन मैं उनकी संगठन क्षमता का प्रशंसक हूं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल भी है कि एक गैर पंजीकृत संस्था आज इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई कि प्रधानमंत्री उसे विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं 50 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैंने इन सांप्रदायिक ताकतों से हर जगह लड़ाई लड़ी है और लड़ता रहूंगा। मेरा इन लोगों से बुनियादी विवाद है, विचारधारा का विरोध है, इसलिए मुझे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं पूरी तरीके से इन विचारधारा के लोगों से लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूंगा। दिग्विजय सिंह ने माना कि कांग्रेस आंदोलन खड़ा करने और माहौल बनाने में तो माहिर है, लेकिन उस माहौल को वोटों में बदलने के मोर्चे पर पार्टी कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जिनकी विचारधारा ने गांधी को मारा, हमें उनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बयान के बाद बयान आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है। गोडसे के हत्यारों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। सही। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पार्टी के दूसरे नेताओं का भी बयान आया है। जब शशि थरूर से दिग्विजय सिंह की पोस्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे तो 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है कोई भी पार्टी में, आप सोचिए। लेकिन दिग्विजय सिंह बोल रहे कि बीजेपी और देखिए उनके बारे में आप उनसे ही पूछिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दिग्विजय सिंह का ये बयान बीजेपी के प्रचार तंत्र को आईना दिखाने जैसा है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी में यही बात किसी नेता ने कही होती तो अभी तक अनुशासनहीनता के नाम पर उसे किनारे लगा दिया होता। वहीं कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और वैचारिक परिपक्वता को दर्शाता है। भले ही बीजेपी से कांग्रेस में टूट बताए, लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान से फिलहाल ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। दिग्विजय ने संघ की विचारधारा पर तीखा हमला किया तो कांग्रेस की ताकत के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। वैसे कांग्रेस की ताकत का एहसास तो बीजेपी को भी है। किस तरह से अरावली बचाने के लिए कांग्रेस के आंदोलन ने मोदी सरकार को बैकफुट पर पहुंचा दिया है और अब तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में।
अरावली को लेकर पिछले कुछ दिनों से घमासान मचा हुआ है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने बिना किसी की शिकायत का इंतजार किए खुद इस मुद्दे पर सुनवाई करने का फैसला किया है। सोमवार 29 दिसंबर को सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल ये पूरा मामला अरावली की परिभाषा को लेकर गरमाया हुआ है। आइए एक बार समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट को हरी झंडी दे दी थी, जिसमें कहा गया कि केवल 100 मीटर या उससे ऊंची चोटियों को ही अरावली की पहाड़ी माना जाएगा। इस परिभाषा पर पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली का मात्र 8.7% हिस्सा ही 100 मीटर से ऊंचा है। अगर ये परिभाषा लागू हुई तो 90% से ज्यादा अरावली असुरक्षित हो जाएगी। बिल्डर्स और माइनिंग माफिया को खुली छूट मिल जाएगी, जिससे दिल्ली एनसीआर का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो सकता है। विपक्ष और पर्यावरण एक्टिविस्ट इसे सरकार की अरावली पहाड़ियों को बेचने की साजिश बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर की तरफ से बढ़ने से रोकने वाली एक दीवार है। अगर ये दीवार ढह गई तो प्रदूषण और गर्मी का संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। अब इन सब के बीच सभी की निगाहें सोमवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। अब कोर्ट पुरानी परिभाषा पर ही कायम रहेगा या पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई नया फॉर्मूला निकालेगा, ये तो देखना होगा। अरावली मामले में मोदी सरकार फंसती दिखाई दे रही है तो बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भी फंसते दिख रहे हैं। हाईकोर्ट से जो राहत मिली थी, जेल से बाहर आने के जो सपने सेंगर देख रहे थे, वो टूटते दिखाई दे रहे हैं। सेंगर के मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और अब सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच खुद इस मामले की सुनवाई करेगी। इस केस में आडवाणी का भी जिक्र किया गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उन्नाव मामले में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सेंगर को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत को चुनौती दी है, जिस पर अब सीजेआई सूर्यकांत सख्त नजर आ रही है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच 29 दिसंबर को सुनवाई करेगी। सीबीआई ने अपनी दलील में कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस विश्वास और अधिकार की अनदेखी की है जो एक विधायक को संवैधानिक पद पर होने के नाते मिलता है। सीबीआई का कहना है कि अगर सांसद विधायक पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम यानी कि पीसी एक्ट के तहत लोक सेवक मानकर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत भी लोक सेवक ही माना जाना चाहिए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के एल के आडवाणी वर्सेस सीबीआई मामले के फैसले का जिक्र किया है। उस मामले में अदालत ने व्यवस्था दी थी कि सार्वजनिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सांसद हो या विधायक, लोक सेवक की श्रेणी में आता है। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मामले में सेंगर को जमानत दी, जिसमें उसे जीवन भर जेल में बिताने की सजा दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेंगर का मामला पोक्सो एक्ट की धारा 5C के दायरे में नहीं आता। ये धारा यौन हमले से संबंधित है, जो तब लागू होती है जब अपराध किसी पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल के सदस्य, लोक सेवक या शिक्षक संस्थान के कर्मचारी द्वारा किया गया हो। एक विधायक इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भी सेंगर को जमानत मिली, जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब इस पूरे मामले को खुद सीजेआई सूर्यकांत लीड करने वाले हैं। 29 दिसंबर को मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सेंगर की सजा पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। वैसे जिस तरह से सेंगर के मामले में सीबीआई पर सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यानी सेंगर संकट में दिख रही हैं, तो संकट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी दिखाई दे रही हैं। खबरें आ रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रही है। इसे लेकर आरजेडी ने नीतीश को सचेत किया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अंदर मची भगदड़ अब सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रह गई है, अब इसे सीधे नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया। इस फैसले से पार्टी के भीतर असंतोष पनप गया। पार्टी के 4 में से 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर कुमार महतो और आलोक कुमार सिंह ने मोर्चा खोल दिया। तीनों ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। विधायकों का आरोप है कि पार्टी अब परिवारवाद की राह पर चल पड़ी है। अब इस घटनाक्रम पर आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि ये सारा खेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए रचा जा रहा है। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तोड़ने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर अपना मुख्यमंत्री लाएगी। उधर बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि यह राष्ट्रीय लोक मोर्चा का आंतरिक मामला है और बीजेपी सिर्फ बिहार के विकास और एनडीए की मजबूती पर ध्यान दे रही है।
इस घटनाक्रम पर आरएलएम का भी बयान आया। पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने कहा कि तीनों विधायकों की बीजेपी नेता नितिन नबीन से मुलाकात केवल एक शिष्टाचार भेंट थी। लिट्टी चोखा भोज में शामिल न होना उनकी निजी व्यस्तता थी। पार्टी के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधायकों की नाराजगी और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात सामान्य नहीं है। अगर कुशवाहा अपनी पार्टी के इन तीनों विधायकों को संतुष्ट करने में फेल साबित होते हैं तो इसका सीधा असर सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर पड़ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ती ताकत की। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रही हैं। राज्य में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने गठबंधन कर लिया है, जिसने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। तो किसको मिलेगी कितनी सीट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां एनडीए में अभी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीवीए ने गठबंधन कर लिया है और आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है। कांग्रेस के ऐलान ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी, साथ ही बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है। बता दें कि कांग्रेस और वीवीए दोनों ही दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता भी हो गया है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद ये तय हुआ है। बीएमसी की 227 सीटों में से कांग्रेस 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वीवीए 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, हम दोनों नैसर्गिक एक समान विचारधारा की पार्टी है। आज से पूरे महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन हुआ है। हम आज से मित्र पक्ष हैं। हमारे विचार समान है, हमारे मतदाता समान है, हमारी एक संख्या पर बात हुई है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और आज ही इस नए गठबंधन की घोषणा हो रही है। इससे महाराष्ट्र में नया परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ऐसे में दोनों दल आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं और अब कांग्रेस के इस ऐलान ने एनडीए में घमासान मचा दिया है। जैसे जैसे गठबंधन बदल रही है, वैसे वैसे मुंबई का सियासी रण और गर्माता जा रहा है। ऐसे में बीएमसी चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ में जाता दिखाई दे रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।